आपका यहाँ पे इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन वालों के लिए दोस्तों, जो भी छात्र एग्जाम देने वाले हैं 1 फरवरी को, आप सभी के लिए वीडियोज काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों गणित का शॉर्ट और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, जो आप सभी को 2 मार्क्स और 5 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव के साथ साथ हम लोग यहाँ पे शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस भी लेकर आए हैं दोस्तों, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट और वायरल है दोस्तों। और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आप सभी के एग्जाम्स में हूबहू देखने को मिलेंगे और इसी पैटर्न पे देखने को मिलेंगे सारे प्रश्न, ठीक है। तो आप सभी को इस वीडियो को अंत तक देखना है दोस्तों। एक एक प्रश्न मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, फिर से एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अंत तक सभी देखना और मैं आप लोग को डिटेल में बताते चलूँगा, ताकि आप लोग इस तरीके के प्रश्न जैसे ही आएंगे आप आसानी से सोल्व कर पाओगे, ठीक है। मैं आप लोगों को थोड़ा सा पैटर्न बता दूं। 100 ऑब्जेक्टिव रहेंगे जिसमें से 50 का जवाब देना है दोस्तों, 30 आपको लघु उत्तर रहेंगे जिसमें से 15 का जवाब देना है, 8 आपको दीर्घ उत्तर रहेंगे जिसमें से 4 का जवाब देना रहेगा। टोटल पूर्णांक करेंगे 100 मार्क्स का, समय दिया जाएगा 3 घंटे 15 मिनट का। तो चलिए हम लोग एक एक प्रश्न देखते हैं दोस्तों। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि इस तरीके से हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा नोटिफिकेशन दोस्तों आपको मिल जाया करेगा, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश का भी लेकर आने वाला हूँ, सभी सब्जेक्ट का दोस्तों, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों। तो आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए हम लोग एक एक प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देखते हैं, बिना किसी देरी के समझते हुए चलेंगे, ताकि ये प्रश्न आएगा तो आप आसानी से बना ही दोगे। और इस तरीके के प्रश्न आते हैं सेम पैटर्न के, तो आप आसानी से भी बना पाओगे, जो मैं आप लोग को बताऊंगा। देखिए यहाँ पे कहा गया कि यदि P का मान इतना दिया गया है, Q का मान इतना दिया गया है, तो रेखा PQ के दिक् अनुपात और दिक् कोज्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, और ये सारे प्रश्न कई बार छात्र जो है गलती कर देते हैं। देखो इस तरीके के जब भी प्रश्न पूछ जाएंगे, आपको आसानी से क्या करना है ना, बनाना है। देखो ये आपको P का मान दिया है, तो इसको x1 y1 और z1 मान लो, ठीक है। ये हो जाएगा आपका x2 y2 और y3, ठीक है ना। तो PQ के दिक् अनुपात, तो सबसे पहले हम लोग PQ के यहाँ पे दिक् अनुपात निकालेंगे दोस्तों। तो PQ के जो दिक् अनुपात हो जाएगा, मान लेते हैं कि हम लोग को x निकालना है, ठीक है ना। तो x का निकालने के लिए तो x2 माइनस x1 करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे y निकालना है तो y2 माइनस y1 करेंगे। फिर उसके बाद z निकालना है हम लोग को, फाइनल वाला ये दिखा रहा हूँ कोसाइन निकालने का तरीका। z बराबर निकालेंगे तो यहाँ पे z यहाँ पे हो जाएगा z2 माइनस आपको z1, ठीक है। तो x2 कितना यहाँ पे 1 है, माइनस लगाना है -2, ये हो जाएगा कितना आपका 3 हो जाएगा। फिर आपको देखो y2 कितना है -3 है, और y1 में -1 है, तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे तो -4 हो जाएगा। अब z1 में देखो कितना है 5 है, माइनस लगाएंगे 3 हो जाएगा यहाँ पे z1, तो ये हो जाएगा 2। ये 3 -4 और -2 जो आया दोस्तों, ये PQ के क्या आया बताओ, PQ के ये आया आपका दिक् अनुपात आया। देखो कितना सिंपल था ये प्रश्न, दिक् अनुपात आया, ठीक है। अब इसका हम लोग को दिक् कोज्या निकालना है। तो दिक् कोज्या निकालने के लिए दोस्तों हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसका हम लोग को मोड निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, मोड। तो यहाँ पे मान लेते हैं ये PQ वेक्टर का हम लोग यहाँ पे मोड निकालेंगे। तो जो भी आपके इसका कोफिशिएंट है जो निकला, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है। सभी को प्लस में लेना, क्योंकि माइनस का जो स्क्वायर करेंगे वो पॉजिटिव ही आएगा। इसको करेंगे तो 9 16 और ये 4 आ जाएगा, ठीक है। तो 16 4 20 और 9 29, ये √29 आ गया। तो यहाँ पे दिक् कोज्या जो होगा वो हो जाएगा आपका 3/√29। सभी को एक एक करके लिख देंगे, -4/√29, और एक और होगा यहाँ पे 2/√29। तो यही हो गया आपका, क्या हो गया, दिक् कोज्या हो गया। ये हो गया दिक् कोज्या, यही आंसर हो गया। ये दिक् अनुपात हो गया और ये आपका दिक् कोज्या हो गया। सिंपल प्रश्न था दोस्तों। इस तरह के प्रश्न आपको इसी तरीके से बनाने हैं। उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन को आप आसानी से समझ में आ गया होगा आप सभी को, और जब भी पूछा जाएगा आप बना पाओगे। देखो ये जो प्रश्न है ना 2 नंबर दोस्तों, ये हर एक एग्जाम्स में पूछे ही जाते हैं, ठीक है। सेम पूछे जाएंगे या फिर इस तरीके के अगर पूछे जाते हैं तो आपको करना क्या है, देखो कुछ भी नहीं करना। अगर ग्राफ बना देते हो तो और अच्छी बात है, अगर नहीं भी बनाते हो ना, आंसर भी ला देते हो, तब भी आपको नंबर जो है यहाँ पे मिलने वाले हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे मैक्सिमाइज निकालना है दोस्तों, ठीक है ना। और ज़्यादा बेहतर होगा आप सभी इसको ग्राफ पेपर से बनाना। जब भी ये लीनियर प्रोग्रामिंग में, एक ही 12th में होता है लीनियर प्रोग्रामिंग, यहाँ पे ग्राफ पेपर का यूज होता है। तो इस तरह के प्रश्न आपको बनाना है। देखिए यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था ऑब्जेक्टिव में इस तरह के प्रश्न, z बराबर अगर 4x + y दिया गया है, और ये x + y का जो एक कंडीशन दिया गया है, यहाँ पे x + y का मान जो है मैक्सिमम 50 होना चाहिए और 50 से
कम होना चाहिए, ठीक है। और एक्स का और वाई का मान 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है, माइनस में नहीं हो सकता है, समझ में आ रही ना। तो ये देखो मैक्सिमाइज निकालना है तो या तो एक्स का मान 50 होगा तो वाई का मान 0 हो जाएगा दोस्तों। क्या होगा, वाई का मान यहाँ पे 0 हो जाएगा। अगर वाई का मान 50 हुआ तो एक्स का मान हम लोग को 0 रखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैक्सिमम होने के लिए दोस्तों यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, देखो मैक्सिमम होने के लिए दो शर्त हम लोग करेंगे। पहली शर्त में हम लोग क्या करेंगे, देखो जेड का मान जो है यहाँ पे 4 गुने एक्स के जगह पे 50 रखेंगे प्लस वाई का मान 0 रखेंगे तो ये हो गया 200। सेकेंड टर्म में हम लोग क्या करेंगे, जेड का मान यहाँ पे 4 गुने 0 रखेंगे एक्स का मान, वाई का मान हम लोग 50 रखेंगे तो ये हो जाएगा 0 + 50। देखो अब बताओ किस केस में ज़्यादा आ रहा है, किस केस में ज़्यादा आ रहा है, फर्स्ट केस में ना। इसका मतलब दोस्तों मैक्सिमम जो मान हो रहा है, मैक्सिमम मतलब महत्तम मान जो हो रहा है यहाँ पे, महत्तम मान किसका, जेड बराबर एक्स प्लस 4x + वाई का, वो आपका कितना आ रहा है, 200 आ रहा है, ठीक है। तो यही आंसर हो गया, महत्तम मान कितना आ रहा है, 200 आ रहा है। सिंपल प्रश्न है दोस्तों, यही पूछा जाता है और इस तरीके के बनाओगे ना 2 में 2 मार्क्स आपको आसानी से मिल जाएंगे। और ये मुफ्त के नंबर है दोस्तों, हर एक बार एग्जाम्स में पूछे जाते रहे, प्रीवियस ईयर्स में दिख लो, हर एक बार एग्जाम्स में ये आप लोगों को देखने को मिलेंगे। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, थर्ड नंबर। अब ये तो फार्मूला है दोस्तों, यहाँ पे PA/B और PB/A निकालना है हम लोगों को। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है ये। कहा गया है कि यदि PA का मान दिया गया, देखो लिख देता हूँ, यदि PA का मान दिया गया है 3/8, ठीक है। और यहाँ पे PB का मान दिया गया है दोस्तों आपको कितना बताओ, 1/2। तो हमको निकालना क्या है दोस्तों, और PA इंटरसेक्शन B का भी मान दिया गया है 1/4। भाई निकालना है हम लोगों को PA/B व्हाट, और यहाँ पे PB/A, यही ना निकालना हम लोगों से। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, देखो इस तरह के प्रश्न को किस तरीके से बनाएंगे। फार्मूला है दोस्तों सिंपल, PA/B का फार्मूला हम लोग जानते हैं। यहाँ से PA/B का फार्मूला जानते हैं, PA इंटरसेक्शन B बट्टा में होता है ये आपका PA/B है ना। PA/B रहेगा तो PB नीचा में आएगा, जो नीचे में रहेगा देखो समझ लो, अगर PA/B का फार्मूला लगाएंगे हम लोग तो PA इंटरसेक्शन B बट्टा में जो नीचे में यहाँ पे B उसका PB, तो PA इंटरसेक्शन B कितना है आपका बताओ, 1/4 है। और PB कितना है, 1/2 है। ये 2 ऊपर जाएगा तो क्या बचेगा, 2/4। कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आएगा बताओ, 1/2। यही हो गया आपका आंसर, PA/B का मान आ गया 1/2। अब हम लोग को निकालना है PB/A। अब ध्यान रखना है यहाँ पे दोस्तों, PB/A नीचा में A है तो ये PA इंटरसेक्शन B तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। और PB/A वाला में नीचे में आ जाएगा आपका PA, क्योंकि यहाँ पे नीचे में देखो A है तो यहाँ पे भी नीचे में A आएगा, ठीक है। तो अब इसको PA/B कितना था, 1/4, और यहाँ पे सॉरी PA इंटरसेक्शन B कितना था, 1/4, और PA का मान दिया है 3/8। तो हम लोग को पता है दोस्तों इस तरीके के प्रश्न को कैसे हल करते हैं। 8 बटा ये हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा 2/3, ठीक है। तो PA/B का निकला 1/2 और PB/A का निकला 2/3। यही आंसर हो गया, सिंपल था, आसानी से मार्क्स फुल मार्क्स मिल जाएंगे आप लोगों को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, फोर्थ नंबर। कहा गया कि यदि y का मान x⁵ है तो d3y मतलब 3 बार डिफ्रेंशिएशन करना है। देखो ठीक है ना, 4 बार 5 बार भी होगा ना तो आप आसानी से बना लोगे। देखो सबसे पहले हम लोग y बराबर x⁵ है तो भाई dy/dx पहला बार निकालते हैं। x के पावर देखो यहाँ पे लिख देता हूँ dy/dx, x⁵n वाले फार्मूला से होता है nx n-1 होता है, यही ना होता है। तो ये हो जाएगा 5x⁵ -1, तो ये हो जाएगा 5x⁴। मैं डायरेक्ट लिख दूंगा d2y हो जाएगा यहाँ पे dx², तो ये हो जाएगा 5 चौके 20x³ हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम लोग निकालेंगे d3y बट्टा में dx³, तो ये हो जाएगा 60। कितना हो जाएगा बताओ, 60, 20×60, 20×60 x3 - 1 20x², ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। सिंपल प्रश्न था, 3 बार डिफरेंशिएशन करना था, आंसर हम लोग को आ गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 5 नंबर।
कहा गया है कि बिंदु को मिलाने वाली रेखा की दिक् को ज्याय, यहाँ पे दिक् अनुपात नहीं पूछा गया दोस्तों, दिक् को ज्याय ज्ञात करने के लिए बोला गया है। तो मान लेते हैं ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है भाई, और ये x1 है, y1 है, z1 है, ये x2 है, y2 है और z2 है। तो ये ए बी का यहाँ पे दिक् को ज्याय निकाला गया है, बोला गया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका मोड निकाल लेंगे दोस्तों। सबसे पहले तो दिक् अनुपात निकालना पड़ेगा हम लोगों को। तो यहाँ पे दिक् अनुपात निकालने के लिए दोस्तों क्या करेंगे ना, x का मान x2 माइनस x1, तो यहाँ पे 2 माइनस 1 बराबर 1 हो जाएगा। फिर y का मान यहाँ पे -4 माइनस माइनस 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -3। फिर z का मान हम लोगों को निकालना है, तो 5 माइनस 3 बराबर कितना हो जाएगा 2, इतना आ गया। अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, मोड निकाल लेंगे। तो मोड में हम लोग क्या करेंगे, इसका मान दे देंगे 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4 9 4 13 1 14 √14 आ गया दोस्तों। अब यहाँ से दिक् को ज्याय निकाल दो। सिंपल रहता है ये प्रश्न, फ्री के नंबर होते हैं, अगर समझ में आती है तो आसानी से बना पाओगे। दिक् को ज्याय निकालने के लिए जो भी कोफिशिएंट यहाँ पे निकला है, तो ये हो जाएगा 1/√14 कोमा, फिर y वाला लिखना है -3 यहाँ पे √14, फिर आपको z वाला लिखना है 2/√14। यही आपका क्या हो गया दोस्तों, आंसर हो गया। ठीक है, या नहीं तो आप क्या लिख सकते हो ना, इसके जगह पे x2 माइनस x1 करके भी लिख सकते हो, इसके जगह पे y2 माइनस y1 के लिख भी, मतलब अपना विधि है, या बोलता है ना ये परीक्षार्थी यथासंभव अपने ही शब्दों में उत्तर दो। आप अपने हिसाब से भी इसको लिख सकते हो, बना सकते हो। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर आ गया, ये दिक् को ज्याय पूछा गया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कहा गया है कि सिद्ध करना है भाई कि साइन इन्वर्स 3/5 माइनस कॉस इन्वर्स 12/13 बराबर साइन इन्वर्स 16/65। तो ये तो फार्मूला है दोस्तों, हम लोगों ने पढ़ा है इसको फार्मूला को, कि साइन इन्वर्स, देखो ये फार्मूला है क्या चीज़ का आप लोगों का, ये फार्मूला है दोस्तों साइन इन्वर्स एक्स। देखो ना, ये है आपका साइन इन्वर्स एक्स, माइनस है ये कॉस इन्वर्स वाई। ठीक है, तो साइन इन्वर्स एक्स प्लस आपको माइनस आपको कॉस इन्वर्स वाई का जो यहाँ पे फार्मूला आप लोगों से पूछा गया है, यही मान हम लोग यहाँ पे रख देंगे, तो आप आसानी से इसका हल कर पाओगे। ठीक है, एक्चुअली दोस्तों ये फार्मूला होता ही नहीं है, ठीक है ना, इसके जगह पे यहाँ पे हो जाएगा साइन इन्वर्स वाई। ठीक है ना, साइन इन्वर्स वाई। अब देखो कॉस इन्वर्स 12/13 है, तो इसको हम लोग साइन इन्वर्स के फॉर्म में क्या लिखेंगे बताओ, इसका पहले हम लोग फार्मूला लिख देते हैं, साइन इन्वर्स एक्स माइनस साइन इन्वर्स वाई का जो होता है, ये होता है आपका साइन इन्वर्स एक्स रूट अंडर में ये होता है आपका 1 माइनस वाई स्क्वायर, फिर माइनस वाई रूट अंडर में 1 माइनस एक्स। थोड़ा सा कैलकुलेशन है, बस समझ में आ जाएगा आप लोगों को। अब देखो कॉस इन्वर्स साइन इन्वर्स एक्स यहाँ पे कितना दिया था, -3 साइन, देखो यहाँ पे लिख देता हूँ साइन इन्वर्स 3/5, फिर आपको माइनस साइन इन्वर्स में अगर मान रखोगे तो ये b/h होता है, तो p निकालोगे तो यहाँ पे p का मान आ जाएगा 5, क्योंकि ये लंब है 12, सॉरी आधार है 12 और कर्ण है 13, तो लंब कितना आ जाएगा आपको 5। तो साइन इन्वर्स में ये हो जाएगा आपको साइन इन्वर्स में 5/13। ठीक है, तो ये हम लोगों को क्या आ गया, साइन इन्वर्स एक्स प्लस माइनस साइन इन्वर्स वाई वाले फार्मूला पे। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ साइन इन्वर्स एक्स के जगह पे कितना है 3/5 है, फिर रूट अंडर में ये हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो 1 माइनस 5/13 का स्क्वायर। थोड़ा सा कैलकुलेशन है, लेकिन पूछ दिया जाता है तो क्या करोगे। ठीक है ना, माइनस वाई के जगह पे -5/13 है, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस 3/5 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा क्या करना है, आप सभी को कैलकुलेशन कर देना है दोस्तों। तो ये हो जाएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखो कैलकुलेशन करोगे तो ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स, ठीक है ना, 3/5, और ये आपका हो जाएगा, देखो कैलकुलेशन करोगे तो ये हो जाएगा आपका 12/13। क्या हो जाएगा 12/13, माइनस आपको हो जाएगा ये 5/13, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 4/5। ठीक है, इसको अगर कैलकुलेशन करोगे आपस में दोस्तों सभी को, तो ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स 16/65।
ये हो जाएगा RHS, जो यहाँ पे प्रूफ करना था, ठीक है ना। अब बोलोगे सर कि 1 - 5/13 का स्क्वायर को हल करेंगे तो यहाँ पे 12/13 कैसे आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप एक बार हल करो तो 25/169 आ जाएगा। 169 में अगर 25 घटाएंगे तो कितना आएगा, 144 आएगा, और बटा में 169 रूट अंडर है तो ये कितना बचेगा बताओ ना, 12/13 होगा ना। थोड़ा सा कैलकुलेशन देखो, इस तरीके से क्वेश्चंस को डिजाइन ही किया जाता है दोस्तों, और दिया ही जाता है ताकि आपका जो ये LHS और RHS जो है ना ये प्रूफ हो जाए, ठीक है ना। और थोड़ा सा बस दिमाग लगाना होता है, कैलकुलेशन करना होता है, आसानी से आपको आगे जो क्वेश्चन है वो बनते हुए चले जाएंगे। तो चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं, 7 नंबर। अब ये सारणिक डिटर्मिनेंट का वैल्यू मैं आप लोग को कई बार बता रखा हूँ दोस्तों, किस तरीके से आपको बनाने हैं। यहाँ पे प्लस लेना है, माइनस लेना है, फिर प्लस लेना है, ठीक है। तो +4 लेते हैं, पहले ढकेंगे हम लोग इसको, और ये रो को कॉलम को देखो किसको ढकना है, इसको ढकना है और इसको ढकना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपको 5, 7, 4 और 5, फिर -3 जिसको ले रहे हैं ना उसको ढकना है और कॉलम को ढकना है। तो 3, 5, 7, 4, 3, 5 को ढक देंगे तो बचेगा 9, 7 और नीचे वाला बचेगा 4, 5, फिर +5 तो ये हो जाएगा 9, 7, 5, 7। कैलकुलेशन कर दो भाई, 4, 5 चौके 20 -28, -3, 9 पंचे 45, -7 चौके 28, +5, 9 सत्ते 63, -35। बस थोड़ा सा कैलकुलेशन था, 4 गुने -8 हो जाएगा ये, फिर -3 गुने 45 में से 28 गया आपका 15 2 17, ठीक है। फिर +5, 63 में से आपका 35 गया, कितना बचाओ 28 बचा। बस थोड़ा सा कैलकुलेशन था, कर दिया। तो ये हो जाएगा माइनस यहाँ पे 32, -17 या 51, प्लस आपको 28 पंचे कितना होगा 140। इसको कैलकुलेशन करने के बाद आपका जो आंसर आएगा दोस्तों, ये बचेगा दोस्तों आपका 77। क्या बचेगा 77, ठीक है। तो इस तरीके के प्रश्न आपको इसी तरीके से हल करने हैं दोस्तों। जब भी आपको डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन आएंगे तो प्लस माइनस प्लस करके आप इसी पैटर्न पे आसानी से हल कर सकते हो। चलिए अगले प्रश्न की हम लोग बढ़ रहे हैं यहाँ पे 8 नंबर। अब कहा गया कि सदिशों का गुणनफल यहाँ पे ए वेक्टर और बी वेक्टर दिया गया, उसका गुणनफल ज्ञात करने के लिए। तो हम लोग गुणनफल निकालना जानते हैं दोस्तों, किस तरीके से निकाला जाता है सदिशों का गुणनफल, उसको हम लोग यहाँ पे देख, ठीक है। A क्रॉस B यहाँ पे करेंगे हम लोग, A क्रॉस B वेक्टर बराबर, देखो इसको दो तरीके से हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। या तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो और यहाँ से I क्रॉस I जो होता है वो 0 हो जाता है, और I क्रॉस J जो होता है वो आपका K वेक्टर के बराबर हो जाता है। इसी तरीके से J क्रॉस K बराबर I, K क्रॉस I बराबर J, ठीक है ना। अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा तो माइनस में हो जाती है, इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, ठीक है ना। मल्टीप्लाई करने में कहीं कहीं गड़बड़ आ जाता है। लेकिन मैं आप लोग को एक चीज़ यहाँ पे तरीका बताता हूँ जो आप लोग भी जानते होंगे दोस्तों। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसका मोड लिख देंगे, I J K वेक्टर लिख देंगे, ठीक है। और जो कॉफिशियंट है A का वो लिख देंगे 2, -3, -5 है, और B का कितना है -7, 6 और 8, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस लेंगे, माइनस लेंगे या फिर प्लस लेंगे। अब क्या करेंगे, I वाले को यहाँ पे ढकेंगे, तो यहाँ पे I ले लेते हैं और ढकेंगे, तो ये हो जाएगा -3, -5, ठीक है। नहीं मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है ना, मल्टीप्लाई कर देता हूँ डायरेक्ट। तो ये हो जाएगा आपका -24, और ये हो जाएगा 6 पंचे 30, माइनस माइनस प्लस, ये +30 हो जाएगी, ठीक है। फिर माइनस यहाँ पे जे ले रहा हूँ, समझ में आ रहा है ना किसको किसको मैं ढक रहा हूँ। देखो ये I जो लिया तो इसको ढका और इसको ढका, तो बचा क्या आपका, बचा दोस्तों आपका ये वाला, ठीक है। क्या बचा, ये वाला बचा, और इसके बाद ये वाला बचा, ठीक है ना। सेम इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस जे लिया तो ढकेंगे जे वाले को, तो बचेगा क्या बताओ, बचेगा यहाँ पे 16, उसके बाद माइनस यहाँ पे 7 पंचे 35, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे प्लस के लेंगे हम लोग, फिर के वाले को ढकेंगे, तो ये बचेगा आप लोगों को 6 दूनी 12, फिर माइनस यहाँ पे 21 हो जाएगी। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन है, कर दो, 24 में से 30 में से 24 गया, यहाँ पे 6I वेक्टर हो जाएगी, 35 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा बताओ 19, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 19J वेक्टर हो जाएगा। फिर प्लस यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा,
क्योंकि 21 में से 12 जाएगा तो यहाँ पे 21 ज़्यादा है माइनस में, तो ये हो जाएगा -9 वेक्टर। यही हो गया आपका दोस्तों यहाँ पे सदिशों का गुणनफल। ठीक है ना। सिंपल प्रश्न होते हैं दोस्तों, आपको इस तरीके से बनाने हैं जब भी आपको क्रॉस प्रोडक्ट पूछा जाए। डॉट प्रोडक्ट जैसे यहाँ पे ए डॉट बी रहता, सदिशों का अदिश गुणनफल यहाँ पे रहता, अदिश गुणनफल, तो सिंपल हम लोग कर लेते ए डॉट बी का मान आई को आई से मल्टीप्लाई कर देते, जे को जे से के को, बस सिंपल आंसर निकल जाता हम लोगों का। थोड़ा सा क्रॉस प्रोडक्ट में दिक्कत होती है। अब 9 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित रैखिक प्रोग्रामन समस्या को हल कर। देखिए फिर से क्वेश्चन आ गया भाई अधिकतम मान ज्ञात करने के लिए। मैं फिर से बता दूं, ग्राफ पेपर पर हल करोगे तो आपको पूरे फुल मार्क मिलेंगे। हालांकि ये 2 से 3 मार्क्स में पूछ जाते रहे हैं, तो आप सिंपल विधि से भी हल करोगे तो आसानी से उतना मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है ना। जैसे यहाँ पे z का मान दिया गया है दोस्तों 5x + 6y, x और y का मान 8 के इक्वल या फिर 8 से कम ही होना चाहिए। या तो मैं आपको फिर से बता, देखो इस तरीके से लोग करते हैं हल। देखो 2 यहाँ से बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है, और ये आपको यहाँ से क्या करते हैं x ले लेते हैं और ये y लेते हैं। अगर x का मान 0 लेंगे तो y का मान 8 हो जाएगा भाई। अगर x का मान 8 लेंगे तो y का मान 0 हो जाएगा। तो एक बार हम लोग क्या करेंगे ना, इस इक्वेशन में x के जगह पे 0 रखेंगे और यहाँ पे y के जगह पे 8 रखेंगे, तो ये 48 हो जाएगी। और फिर दूसरा बार में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से x के जगह पे 8 रखेंगे और y के जगह पे 0 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 8 × 5 = 40। अब बताओ दोनों में मैक्सिमाइज किस मान पे आ रहा है। वो आ रहा है x का मान 0 लेते हैं और y का मान 8 लेते हैं तब। यदि हम x का मान 0 लेते हैं और y का मान 8 लेते हैं तब महत्तम मान आता है। तब महत्तम मान बराबर कितना, 48। यही आंसर हम लोगों को पूछा गया है कि अधिकतम मान ज्ञात करें, तो अधिकतम मान कितना है, 48 ही है ना। यही आंसर हो गया। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। ये पासा वाला है, प्रोबेबिलिटी का, बहुत ही शानदार प्रश्न है। कई सारे छात्र इसमें गलती कर देते हैं क्योंकि सिंपल प्रश्न है भाई, ये सिंपल प्रश्न है, बहुत ही सिंपल। ठीक है ना। देखो 2 पासा है तो इसका मतलब टोटल जो एन ई होगा दोस्तों, टोटल जो नंबर ऑफ इवेंट होगा एन एस का मान वो कितना होगा, 6 × 6 = 36। पूछा गया है कि 2 पासों को फेंका गया, उनका योगफल 9 या फिर उससे 9 फिर या फिर 11 आने की परीक्षा 9। तो 9 किस किस क्रम में आएगा बताओ ना, 3 और 6 में आएगा, 6 और 3 में आएगा। ठीक है। उसके बाद तो 5 और 4 में आएगा और 4 और 5 में आएगा, उसके अलावा तो आएगा नहीं। और 11 किस किस में आएगा बताओ, 6 और 5 में आएगा और 5 और 6 में आएगा। तो टोटल कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ जो ई है दोस्तों यहाँ पे प्रायिकता निकालने का 9 या फिर 11 आने की, वो है 6 बटा टोटल कितना है 36। तो ये हो जाएगा 1/6। क्या हो जाएगा, 1/6 इज द राइट आंसर। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे टोटल जो क्वेश्चंस किए हैं, इससे पहले भी मैंने आप लोग को एक वीडियोज अपलोड करके दिया हूँ, उसको भी आप लोग जाके देख लीजिए। टोटल 20 क्वेश्चंस मैंने आप लोग को बताए हैं। 10 क्वेश्चंस कहीं भी जाने वाले नहीं हैं दोस्तों, सेम टू सेम हूबहू आपको 10 प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। उम्मीद करते हैं इस वीडियो के माध्यम से जितने भी क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को बताए हैं वो सारे आप लोग यहाँ पे समझो तो याद ही कर लिए होंगे, समझ गए होंगे। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चंस को लेकर, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को लेकर। हर एक सब्जेक्ट का दोस्तों तैयारी करते रहिए, आप लोग एग्जाम देते जाइए और अपना अंक जो है काफ़ी नंबर से आप लोग पास हो जाइएगा दोस्तों। मैथमेटिक्स में एक भी नंबर जो है कटता नहीं आप लोगों को, जितना भी आप लोग बना के लेकर आओगे उतना ही नंबर मिलेंगे। ठीक है। तो चलिए तैयारी कीजिए दोस्तों, आप लोग मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। बाय बाय सभी को।